ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਥਰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PESB ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। शुक्रिया। कल इस विषय पे ये 1 अप्रैल की घटना है। ये 1 अप्रैल की घटना को 2 अप्रैल को जो हमारी नेशनल मीडिया ने इसको बहुत ही लो लेवल पे इसको रिपोर्ट किया, तो 2 अप्रैल की नेशनल मीडिया के अंदर एक खबर थी कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी के MD को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। ये केवल एक अंग्रेजी के और हिंदी के अखबारों में कहीं कहीं आके और पोर्टल्स और न्यूज पोर्टल्स पे आके रह गया, लेकिन क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि इसके ऊपर न तो किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को इसके बारे में पता है, न किसी सिविल सोसाइटी के लोगों को इसके बारे में पता है, और मीडिया तो खैर वैसे भी बिकी हुई है, दलाल है, उन्हें वैसे इन सब चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी इसमें हैरानी की बात यह है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप IAS हैं, जो मतलब बड़ी मेहनत करके UPSC का एग्जाम पास करके और जिन्हें हम इतना टैलेंटेड लॉबी कहा जाता है, वो लॉबी भी इस मामले पर बड़े रहस्यमयी तरीके से चुप है। तो बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में कि सामने वालों में बोलने की हिम्मत नहीं बची। ये वो वाकया है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड क्या होता है, जी हमारे जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब आप उसके अंदर इंडियन ऑयल को ले लीजिए, ONGC को ले लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ले लीजिए, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ले लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ले लीजिए। इस तरह से करीबन हमारे देश में लगभग 370-400 के आसपास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो टोटल वर्थ है वो कई लाख करोड़ की है। अकेले IOCL, BPCL जैसी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ या उनका टर्नओवर करीबन 5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ इस हैसियत में है। तो आप ये कल्पना करिए कि जो आपकी जो 370 या 400 जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनकी सबकी कंबाइंड वर्थ कितने लाख करोड़ की होगी। आई थिंक वो अकेले मिला करके 100 लाख करोड़ से अबाउ मेरे हिसाब से जानी चाहिए जी। अब तक का जो हमारा जो इतिहास है, 1987 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का को कंस्टिट्यूट किया गया था। इस बोर्ड को कंस्टिट्यूट करने का जो पर्पस जो था वो ये था कि हमारे देश की जितने भी PSUs हैं, उन PSUs में चेयरमैन कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उन सबका अपॉइंटमेंट को डिसाइड करने के लिए ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड बनाया गया था। जी। अब हमारे देश का इतिहास ये है कि 1987 से जब से ये बोर्ड बना है, तब से लेके आज तक इस बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का, एटलीस्ट कम से कम कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी इसका चेयरमैन होता था। और जो इसके अंदर जो बाकी के और 3 मेंबर होते हैं वो भी कम से कम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं।
जी। अब ये इतिहास में पहली बार ऐसे हुई है कि एक प्राइवेट कंपनी टेफे हम्म, ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स की सीएमडी है मल्लिका श्रीनिवासन। श्रीनिवासन जी। ओरिजिन इनका तमिलनाडु का है। अब हम्म, इनको सबको बाईपास करते हुए 1 अप्रैल को जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, हम्म, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, अनदर मेंबर इसके गृह मंत्री होते हैं। तो इन दो आदमियों ने डिसाइड किया कि हम्म, मल्लिका श्रीनिवासन जो सीएमडी है टेफे ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स की, वो हम्म, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड की चेयरमैन बनेंगी। जी। मतलब कि हमारे देश में कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स नहीं है हम्म, जो इस जगह पे आके बनेगा। हालांकि बिल्कुल। जो लॉ है, लॉ के अंदर ये डिफाइंड है कि इवन कोई आदमी जिसको बड़ा एक्सपीरियंस है, यदि वो प्राइवेट कंपनी से है तो भी वो ऐसे बॉडीज के अंदर वो चेयरमैन या मेंबर बन सकता है। जी। अब सवाल ये है कि आपने लाखों करोड़ की जो एसेट है वो आपने एक प्राइवेट कंपनी के मालिक के आपने हाथ में दे दी। क्यों हम्म, दे दी? जो एक ब्यूरोक्रेट है वो पढ़ता है, हम्म, वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, उसके बाद में वो एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग लेता है, कम से कम 30 साल की वो नौकरी करता है, वो हम्म, सरकार का नमक खाता है, जी। उसको सरकार के नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ उसको पता होते हैं। हम्म, वो अपनी ड्यूटी के लिए बाउंड है कि यदि वो कुछ भी गलत करेगा तो उसके ऊपर जी, कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई केस हो सकता है। तो उसको हर चीज, उसको हर कानून की, हर नियम की, रूल्स की उसको पेचीदगियां पता होती है, तो वो उन सबको मैनेज करते हुए चलेगा। यदि जी, कोई पॉलिटिकल लीडर यदि उसको कहता है कि तुम एकदम से दिन को रात बोल दो, तो बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट के ऊपर कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, तो एक पढ़ा लिखा जो ब्यूरोक्रेट होगा जिसके अंदर अपना एक सेंस होगा, तो किसी भी हालत में दिन को रात तो नहीं कहेगा ना। हम्म, बिल्कुल, मैनिपुलेट करते हुए वो यही तो कह सकता है कि दिन के 11 बजे नहीं, सब 1 बजे आप कह रहे हो, 1 बजे है तो ठीक है 1 बजे होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल, दिन के 11 बजे को रात को 11 बजे तो नहीं कह सकता ना। बिल्कुल। अब आपने एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को, टैफे कंपनी की सीएमडी को आपने लाके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का आपने चेयरमैन बना दिया। नवनीत जी, इसके साथ मुझे ये आपको बताइएगा कि अगर मल्लिका दिया तो श्रीनिवासन को पब्लिक सुखिंदर जी, मेरा ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन कि जो टैफे कंपनी के मल्लिका श्रीनिवासन को जो इस पद पे नियुक्ति दी गई है, हम्म, उस कायदे से तो अडानी भी इस पद का जिम्मेदार आदमी है, वो भी इलिजिबल है, मुकेश बिल्कुल, अंबानी भी इलिजिबल है, अनिल अंबानी भी इलिजिबल है। बिल्कुल। तो क्या आप हम दो, हमारे दो, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे देश का जो खजाना है, हमारा जो वर्थ है, क्या हम्म, वो इनको लुटाने के लिए है? यदि हम्म, आप ऐसे लोगों को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 370 जो हमारी जो देश की जो धरोहर है, जो हमारी हम्म, पब्लिक एसेट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, हम्म, उसका एम्प्लॉइज का मोरल डाउन नहीं होगा, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो चेयरमैन है, उनका मोरल डाउन नहीं होगा। वो अब बिल्कुल। एक प्राइवेट कंपनी के एमडी के आगे यस सर यस मैडम करेंगे। कल हम्म, को उनके मन में ये रहेगा कि आज तो टैफे कंपनी का आदमी सीएमडी आगे बना है, कल को हो सकता है अडानी आगे बैठ जाए, कल को हो सकता है अंबानी आगे बैठ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नौकरशाही के दिमाग में ऐसा डर क्रिएट कर दिया कि अब तुम्हें, जो प्राइवेट कंपनी है, जो धन पशु है, जो भाजपा को फंडिंग देते हैं, जो मोदी जी को फंडिंग देते हैं, तो आपने एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज ये दिया कि जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार का जो कार्यपालिका है, वो हम्म, इन धन पशुओं के आगे जाके सरेंडर हो जाए, क्योंकि क्या पता कब कौन आदमी आके इनकी ऑर्गेनाइजेशन में आके चेयरमैन आके बन जाए। अब आप बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हम्म, कल को आप, हो सकता है मुकेश अंबानी को लाके इंडियन ऑयल का चेयरमैन बना दें, हम्म, कल को हो सकता है कि आप बीएसएनएल का चेयरमैन अनिल अंबानी को बना दें। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि पूरे देश की एसेट्स को प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने अपने बाप की जागीर समझ लिया है, और उसको मन आज जैसा वो बांटे जा रहे हैं। जी, और जी। मजे की बात ये देखिए कि जो इसको देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा, कि हम्म, देश की नौकरशाही, जो बड़े आईएएस हैं, जिन्हें मैं खुद थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूं कि वो समझदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर अपना मुंह बंद करके, मुंह सी करके बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी, किसी बिल्कुल। देश है वो टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप जा रहा है, डेमोक्रेसी हर दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। एंड बिल्कुल। सुखिंदर बाजी, आज का जो ये दिन है इंटरव्यू का, हम्म, खास तौर पे मैंने चुना है, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि इस इंटरव्यू को हम कल नहीं आज करेंगे, बिकॉज आज 14 अप्रैल है, आज जी। संविधान दिवस है। आज के हम्म, इस दिन को हम बाबा साहब अम्बेडकर से कनेक्ट करके देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अम्बेडकर साहब की आत्मा आज जहां भी होगी रो रही होगी। हम्म, बिल्कुल।
सही बात है। आज हमने अच्छा, ये गिफ्ट मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये तो बात आगे बढ़ रही है ना, हम दो हमारे 100 की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है इसमें। हम तो हमारे अब दो दो तो एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, पता नहीं कितने आते जाएंगे। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज यह है सुखिंदर जी कि मैं इसको कॉर्पोरेट से भी नहीं लिंक कर रहा। आप इसको आपके पंजाब के किसान आंदोलन से जोड़िए। जी टैफे ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स बनाती है, ट्रैक्टर्स बेचती है। जी। जाहिर सी बात है कि इनके जो कस्टमर है वो कौन है? किसान है। किसान है। ट्रैक्टर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके डीलर हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके सर्विस सेंटर हैं। तो इनका डीलर, इनका डिस्ट्रीब्यूटर, इनके सर्विस सेंटर्स के ऊपर कौन जाता है? किसान जाता है। किसान तो है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या टैफे ट्रैक्टर्स की एमडी को, मल्लिका श्रीनिवासन को इस बात के लिए नियुक्ति दी गई है कि आप अपना जो सर्विस और आपका जो सेल्स का जो नेटवर्क है उसके जरिए आप गांव देहात के आम किसानों को जाके ये समझाइए कि नहीं भाई, फार्म बिल तो बहुत फायदे की चीज है, आप लोग फालतू में एजिटेशन कर रहे हो। बिल्कुल का एक कनेक्शन ये बनता है। दूसरा बिल्कुल। कनेक्शन, यदि हम तमिलनाडु के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु में भी असेंबली का इलेक्शन है। क्या पता बिल्कुल। तमिलनाडु में किसी पॉलिटिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इन्होंने मल्लिका श्रीनिवासन को अपॉइंट किया हो। और दूसरी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कल इस विषय के ऊपर दो आरटीआई मैंने फाइल की है। पहली आरटीआई मैंने डीओपीटी को मैंने फाइल की है। डीओपीटी से मैंने मांगा है कि जो मल्लिका श्रीनिवासन की जो अपॉइंटमेंट की जो फाइल है उस फाइल की पूरी प्रति मेरे को दी जाए। और जी और जब भी आप किसी इतने बड़े पद पे आप किसी को नियुक्ति करते हैं तो सरकार की एक प्रक्रिया होती है कि सीबीआई की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, सीवीसी की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। वो क्लियरेंस की मेरे को कॉपी दी जाए। Sorry। तो सेम इसी तरह की मैंने एक सिमिलर आरटीआई मैंने कैबिनेट सेक्रेटरिएट में मैंने लगाई है। कैबिनेट सेक्रेटरिएट में भी मैंने सेम यही सवाल मैंने दोहराए हैं और उनसे मैंने इन सब मामलों की जानकारी मांगी है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो चीज है ये बियॉन्ड द पब्लिक इंटरेस्ट है। क्योंकि जो आप जिस आदमी को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं वो कई लाख करोड़ की एसेट्स हैं। तो कई लाख करोड़ की एसेट्स का मालिक आपने एक ऐसे आदमी को बना दिया। आपके मन में आई कि आप मैंने मल्लिका श्रीनिवासन को बना दिया, मतलब उनका नाम मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूं, मल्लिका श्रीनिवासन, उनके माता पिता ने उनका नाम मल्लिका रखा होगा, लेकिन मोदी जी ने उन्हें पूरे लाखों करोड़ की मल्लिका बना दिया। बिल्कुल सही बात है। नहीं बना बिल्कुल। दिया, पहले केवल मल्लिका मुझे था, ये बताइएगा, उन्हें पूरे देश में मल्लिका बना दिया गया। जी मुझे ये बताइएगा कि मल्लिका श्रीनिवासन को इसकी बागडोर जो चाबी सौंपने के बाद कैसे, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? जी 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 मैं पूछ रहा था कि किस तरह के फैसले हो सकते हैं, मतलब कि अगर वो इसकी उनकी कमान जो है वो उनको संभाल दी गई है पीईएसबी की, तो किस तरह के फैसले हो सकते हैं आगे? देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड का काम ये होता है कि कौन सी पीएसयू में कौन आदमी चेयरमैन बनेगा ये डिसाइड करेंगी मल्लिका श्रीनिवासन। अब मल्लिका श्रीनिवासन टैफे कंपनी की सीएमडी है, तो कल को हो सकता है कि ओएनजीसी के सीएमडी बनने की बारी आएगी तो मल्लिका श्रीनिवासन कहेगी चलो यहाँ पे किसी दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी के मान लो ये उनके मन में आ जाए कि यहाँ पर तो मैं सिप्ला कंपनी के चेयरमैन को ओएनजीसी का सीएमडी बना देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं ऑयल एंड गैस की कंपनी है तो किसी और कंपनी के सीएमडी को बना देती हूँ। तो मतलब ये हुआ कि आपने जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस डिसइन्वेस्टमेंट के काम में कहीं ना कहीं जो हमारी जो नौकरशाही है वो मोदी सरकार के मामले में टांग अड़ा रही होगी कि साहब ये तो नियम के विरुद्ध जा रहा है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उन सबको बाईपास करने के लिए ये इन्होंने ये ऊपर से लाके कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी लाके इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट करने शुरू कर दिए। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है हमारे देश को जो है उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं इस मामले में जल्दी ही एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल जनहित याचिका इस मामले में फाइल करूंगा। मैं इस अपॉइंटमेंट को चुनौती दूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस नियुक्ति के बाद आप कैसे देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा क्यों, मतलब कि तवज्जो दी जा रही है? जैसे इनको सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि अगर ये सब बात है तो अडानी को भी वो जितना वो क्या कहते हैं कि विदेश मंत्री बना दीजिए, अगर आप उसको सारे हवाई अड्डे दे रहे हैं। मतलब ऐसे पार्टी में भी, बीजेपी में भी इस बात की विरोधता तो हो रही होगी ना कि आप क्या कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को आप बियॉन्ड द लाइन जाके जब आप कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो आदमी आपको पैसे देगा।
तो भाजपा की जो चुनावी राजनीति है, ये जो इनकी आप देख रहे हो बंगाल के अंदर दिन के अंदर 4-4 रैलियां हो रही है, उन रैलियों में करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया लग रहा है, कौन दे रहा है? क्या पता मल्लिका श्रीनिवासन ने कितने करोड़ रुपए दिए हों। बिल्कुल। तो जो कॉर्पोरेट है, जो धन पशु है, वो भाजपा के दूध देने वाली गाय है उनके लिए। और ये लोग पैसे के दम पे सबको खरीद करके डेमोक्रेसी को एकदम खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे मामलों में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन्हें ही इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो वो देश को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? इसकी कोई वजह बताइए, कोई बड़ी वजह जो, हालांकि चर्चा तो बहुत है। आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो फ्री की तनख्वाह लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो मतलब मुफ्तखोरी करते हैं और खूब मतलब उनके चलते में सरकारी ऑफिस नहीं चलते हैं। आप मुझे एक एग्जांपल बताइए कि यदि प्राइवेट ऑफिस यदि इतने ही यदि एक्सपर्ट होते तो आज अनिल अंबानी दिवालिया क्यों होता? आपको अच्छे से पता होगा कि अनिल अंबानी की 3 कंपनियों को तो एसबीआई ने खुद ने फ्रॉड डिक्लेयर किया है, और एसबीआई के फ्रॉड डिक्लेयर होने के बावजूद भी अभी तक सीबीआई की हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो अनिल अंबानी के ऊपर मुकदमा कायम कर सके। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने रिलायंस डिफेंस बनाई, वो फेल हो गई, दिवालिया हो गई। इनकी रिलायंस कैपिटल फेल हो गई। आप ऐसे कितने एग्जाम्पल लेंगे? आज आप विजय माल्या की बात करें, उनकी किंगफिशर दिवालिया हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर का होना ये कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां पे आपको रिजल्ट लाके देगी। बिल्कुल। तो इसमें सरकार का इंटरेस्ट आप कैसे देखते हैं कि सरकार का फिर भी इंटरेस्ट है? सीधा सीधा क्रॉनिक कैपिटलिज्म का इंटरेस्ट है। सरकार को पैसा चाहिए, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट पैसा चाहिए। आज से पहले की जो सरकारें थी, पैसा उनको भी चाहिए था। जो भी आदमी राजनीति में आता है, पैसा कमाने के लिए आता है, ये बहुत ही कड़वा सत्य है। लेकिन भाजपा की जो राजनीति है, इन्हें 24x7 इन्हें प्रचार करना है। तो जब आप 24x7 प्रचार करेंगे तो आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा आप कहां से लाएंगे? वो पैसा आप इन्हीं तो यही सब क्रॉनिक कैपिटलिज्म करके ही तो आप पैसा लाएंगे ना। और उस क्रॉनिक कैपिटलिज्म की कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया भाजी, शुक्रिया। सो मेरे नाल मौजूद सन जियो पॉलिटिक्स किताब के ऑथर नवनीत चतुर्वेदी। बेहद गंभीर मसला, इस उत्ते अगे की कुछ निकल के सामने आंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।